Hello everyone, welcome back to my channel BMS Lecture. Hope you are well and doing great. तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रसशास्त्र का अगला टॉपिक जिसका नाम है भस्मों की परीक्षा। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। भस्मों की परीक्षा हम करते क्यों हैं? सबसे पहले सोचो, कभी सोचा है ये करते क्यों हैं? टॉपिक तो पढ़ रहे हैं पर हमें इसके पीछे के साइंस भी तो पता होनी चाहिए, हम ये कर क्यों रहे हैं। हर चीज़ों के टेस्ट होते हैं, जैसे आजकल जो मेडिसिन बनती है उनके भी टेस्ट कराते हैं, ह्यूमन टेस्ट, एनिमल टेस्ट, टेस्टिंग चलती है। तो ये पहले ज़माने में भी जब हम भस्म बनाते थे तो उनकी परीक्षाएं करते थे कि वो आगे एफिशिएंसी उसकी कैसी है, वो कैसे हमारे सूट करेगी बॉडी पर। तो इसलिए अलग अलग परीक्षाएं हमें आचार्यों ने बताई हैं कि ऐसे ऐसे परीक्षाएं करनी है, और हर भस्म की अलग परीक्षा होती है। जैसे कि हमारी परीक्षाओं के नाम है यहाँ पे वारितर, अपुनर्भव, उत्तम वारितर, निरुक, ये सब हमारे परीक्षाओं के नाम है। तुम पढ़ेंगे हमारी वारितर परीक्षा। धातुओं की भस्म को तर्जनी और अंगुष्ठ उंगली से दबाकर जल में डालना चाहिए। अगर वह भस्म जल में तैरती रहती है और जल में डूबती नहीं है तो वो समझेंगे वारितर में सफल हो गई। तो सबसे पहले हम किसी भी धातुओं की भस्म लेंगे, फिर अपनी तर्जनी यानी कि इंडेक्स फिंगर, अंगुष्ठ थंब, इंडेक्स और थंब के बीच में हम उसे दबाएंगे जो भी हमारी भस्म है। दबाने के बाद हम उसको पानी में डाल देंगे। अगर वो तैरती रहती है, डूबती नहीं है पानी में, तो इसका मतलब वो वारितर परीक्षा में क्या हो गई, सफल हो गई है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारी है अपुनर्भाव। इसमें क्या है, मित्र पंचक के साथ किसी धातु भस्म को मिलाकर धमन करने से यदि कोई विकृति भस्म में ना हो, भस्म से मूल धातु जिस अवस्था में अलग अलग ना हो, वह भस्म की अपुनर्भाव परीक्षा है। तो इसमें कोई भी हमारी धातु की भस्म है तो उसमें सबसे पहले हम मित्र पंचक, हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था मित्र पंचक क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए हमारी परिभाषा प्रकरण की 2 वीडियोज़ है उसमें देखिए, तब आपको पता चल जाएगा कि मित्र पंचक क्या होता है। तो कोई भी धातुओं की भस्म है उसमें हमने मित्र पंचक को मिलाया, उसे हमने धमन करने के लिए रख दिया। फिर हम देखते हैं कि उसकी जो धातु है उसमें कोई विकृति नहीं हुई, जैसे वो है ऐसी ही रही, अलग अलग नहीं हुई। तो इसका मतलब वो अपुनर्भाव की परीक्षा में क्या हो गई, पास हो गई। ठीक है। हम बात करते हैं अब नेक्स्ट अपनी उत्तम वारितर परीक्षा। पहले हमने वारितर पढ़ चुके हैं, अब बात करते हैं उत्तम वारितर परीक्षा। अपुनर्भस्म को बारीक पीसकर जल में छोड़ने से वह जल में तैरती रहती है। तैरती हुई उस भस्म में कुछ अन्य धान आदि डाल दें तब भी वह जल में तैरती रहती है, तो उस भस्म को वारितर या उत्तम भस्म कहते हैं। तो इसके लिए हमें पहले क्या करनी पड़ेगी, अपुनर्भाव वाली परीक्षा करनी पड़ेगी उत्तम वाले के लिए भी हमको। तो उसमें क्या करना है, अपुनर्भस्म की हमने देख ली थी कि टेस्ट जो पास कर लिया, तो ऐसी भस्म हमको लेनी है, फिर उसको बारीक बारीक एकदम पीस देना है और जल में छोड़ देनी है। फिर देखना है कि वो तैरती रहती है, और फिर ऊपर से भी कुछ हम उसमें धान वगैरह डाल के देते हैं, तब भी उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तब भी वो तैर ही रही है। तो इसका मतलब वो क्या है, उत्तम है, बिल्कुल उत्तम वारितर परीक्षा है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी निरुक्त परीक्षा की। किसी धातु भस्म को, हमने कोई भी भस्म ली, उसे मूसा में रखकर हम उसे धमन करने के लिए भस्म में डालेंगे, आग में डालेंगे, तो उसके साथ एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा भी रख देंगे। फिर वो धमन होगा, पिघलेगा, चांदी का टुकड़ा पिघल जाएगा। लेकिन कोई बेकार भस्म होगी तो क्या होगी, वो चांदी के भस्म में वो जो चांदी का मेल्ट हुआ है उसके साथ ही मिक्स हो जाएगी। पर ये मिक्स नहीं हो रहा, अलग अलग ही रह रहा है, चिपकता नहीं है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, निरुक्त कहते हैं, और इसको हम अपुनर्भाव भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारी है आवामी। किसी भस्म को विशेषकर त्राम और स्वर्णमाक्षिक भस्म के लिए यह परीक्षा की जाती है। ठीक है, मेनली बता दिया किसके लिए की जा रही है, स्वर्णमाक्षिक और त्राम के लिए की जाती है। इसमें करते क्या है कि भस्म को थोड़ा अंश जीभ पर रखने से हल्लास या वमन आने की तरह प्रतीत हो तो वह भस्म आवामी परीक्षा में सफल नहीं है, समझना चाहिए। हमारी जो स्वर्णमाक्षिक भस्म है हमने थोड़ी सी ली और उसको हमने कहाँ पे रख दिया, अपनी टंग पे, अपनी जीभ पे रख के देखा, तो उससे क्या होगा, अगर जीभ पे रखने से हमें हल्लास या वमन जैसा हो रहा है तो इसका मतलब ये हमारी जो आवामी परीक्षा है इसमें सफल नहीं हुई, वो भस्म हमारी सही नहीं है, क्योंकि वो आवामी परीक्षा में सफल नहीं हुई। यह परीक्षा सभी धातु भस्मों के लिए की जानी चाहिए। मेनली जितनी भी धातु वाली भस्म है ना उनके लिए की जा सकती है, लेकिन हमने स्टार्टिंग में ही बताया था विशेषकर किसके लिए है, ये स्वर्णमाक्षिक या फिर त्राम के लिए। बाकी सभी धातुओं में हम इसको कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी निश्चंद्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये मोस्टली पूछी जाती है। तो यह परीक्षा विशेषकर अभ्रक, स्वर्ण, रजत आदि भस्मों के लिए की जाती है। मेनली किसके लिए की जाती है, अभ्रक, स्वर्ण, रजत, इन सब भस्मों के लिए की जाती है।
चंद्रिका युक्त भस्म को खाने से सर्वप्रथम अनेक प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। इससे क्या होता है, चंद्रिका युक्त भस्म है वो क्या है, हमारी वर्क यानी कि किडनी में जाकर जमा हो जाती है और वहाँ अपने क्या दुष्प्रभाव, अपने इफेक्ट दिखाना शुरू करती है। तो इसलिए ये वाली हम परीक्षा करते हैं इसके लिए। फिर नेक्स्ट है लघुता। धातु जल से भारी होती है काफ़ी गुना, जबकि धातु भस्म अग्नि संयोग व मर्दन द्वारा हल्की हो जाती है। जो भी हमारी धातु होती है ना वो जल से भी भारी होती है, जब हम उसे जल में डालते हैं ना तो वो तैरती नहीं है, नीचे डूब जाती है। तो इसलिए हम उसे क्या करते हैं, मर्दन अग्नि संयोग वगैरह से उसे हल्की करते हैं ताकि वो डूबे ना, तैरती रहे। सुपाच्य होने से सीर्घी रक्त में मिल जाती है, हल्की होने के कारण मृदु भी होती है। जब अब हमने उसे हल्की कर दी तो वो क्या होगी, सुपाच्य हो गई, डाइजेशन में अच्छी हो गई। तो वो क्या करेगी, जल्दी ही रक्त में एकदम घुल मिल जाएगी, अपना काम जल्दी करेगी। अगर रक्त में जो भी दवाई डिजोल्व जल्दी हो जाती है तो वो अपना काम फटाफट करेगी और मृदु भी हो जाती है। ठीक है, इसके प्रभाव क्या होते हैं, अशुकारी सूक्ष्म गुण युक्त होती है, जल्दी डिजोल्व होने वाली, बिल्कुल लाइट गुण हो जाएंगे इसके, इस सब से युक्त होती है ये। फिर कुछ हम वर्ग की बात करते हैं। हमारे 3 वर्ग इसमें बताए थे आचार्यों ने, पीत वर्ग, रक्त वर्ण, कृष्ण वर्ग। वर्ग तो बहुत सारे हैं लेकिन आपको सिलेबस के हिसाब से, यूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ यही 3 वर्ग याद रखने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पित्त वर्ग की। तो इसमें क्या क्या आता है, कुसुम्ब पुष्प जिसको हम बरे के फूल भी बोलते हैं, पलाश पुष्प, हल्दी, दारू हल्दी, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, पतंग चंदन, मेहंदी। तो ये नाम है, आपको पित्त वर्ग में याद होने चाहिए, कहीं भी आ जाएगा पित्त वर्ग तो 2-4 नाम है आप याद कर लीजिए, फिर आप वो डाल सकते हैं। नेक्स्ट है रक्तवर्ण। रक्तवर्ण में हमारी आती है मंजिष्ठा, केसर, लाक्षा, दाडिम पुष्प, रक्तचंदन, लाल पुष्प जिसको हम कनेर भी बोलते हैं, बंदूक पुष्प और हरियाली। ये सारे हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, रक्तवर्ण के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कृष्ण वर्ग। कृष्ण वर्ग में क्या आता है, कदली फल यानी कि केला, करेला, त्रिफला, नीलवक्ष, नलवक्ष, काशीश, बालाम, तालाब का पंख, कीचड़। तालाब के पंख से यहाँ मतलब है कमल का फूल। ये सब किस में आ जाते हैं, कृष्ण वर्ग में आ जाते हैं। तो ये सारे हमारे मेडिसिनल यूज़ में भी आते हैं, कोई भस्म बनाने में उपयोग आता है, तो ये सब वर्ग हमें पता होने चाहिए। थैंक यू गाइस, हमारा टॉपिक एंड होता है। मैं होप करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक आप किस वीडियो पर देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके बताइए, मैं उसी पे नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब।